किसी एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम दूँ? सब हिंदी, इंग्लिश, जीके को कितना कितना टाइम दूँ? क्या अगर मैं आज से तैयारी अपनी स्टार्ट करता हूँ तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा और आप भी सुनते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये एफएक्यू आपको ज़रूर सुनने को मिलेंगे, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो हर स्टूडेंट को परेशान करता है। क्योंकि का अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, चैनल्स अलग अलग तरह की गाइड करते हैं, अब जिसके कारण स्टूडेंट होता है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और ये अब तो जैसे एजुकेशन एक बिज़नेस बन चुका है, और बिज़नेस के अंदर एक सेलिंग के लिए एक रामबाण होता है कि इफ़ यू कांट सेल देम, कंफ्यूज देम। अगर आप उनको सेल नहीं कर सकते तो आप उनको कंफ्यूज कीजिए। एक कस्टमर जो एक प्रोडक्ट लेने के लिए आया है वो 4 प्रोडक्ट लेके जाएगा। हम भी ऐसा ही करते हैं, लेने कुछ और जाते हैं, लेके कुछ और आ जाते हैं। और जो शायद एक दो बार यूज़ करते हैं हार्डली, बाद में रियलाइज़ होता है कि हमने सिर्फ पैसा वेस्टेज किया। लेकिन स्टूडेंट के केस में तो पैसा भी जाता है और साथ साथ के अंदर टाइम का भी वेस्टेज होता है। और जैसा हमारे राजस्थान में हालात चल रहे हैं जॉब्स को लेकर, आपको अच्छे से मालूम है कि कोई वैकेंसी आती नहीं, आ गई तो एग्ज़ाम नहीं होता, उसके लिए आंदोलन करने पड़ते हैं कि डेट दीजिए। और अगर डेट आ गई तो पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन होने के बाद अगर किसी तरह एग्ज़ाम हो भी गया तो फिर या तो वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपको मालूम पड़ेगा कि वो पेपर ही आउट हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसके बाद कोर्ट केस होगा, उसके बाद जॉइनिंग नहीं होती, फिर कुछ ना कुछ आंदोलन चलते हैं। तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते कि हमारी जनरेशन को मेंटली रिटार्डेड बनाने की, पागल बनाने की। और ये जो हमारी जो ये जो उम्र है ना अभी, जो ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है ना, इसको ये नाइटमेयर बना देते हैं, टॉर्चर कर देते हैं। और ऐसी सिचुएशन में एक गवर्नमेंट जॉब की जो कीमत है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी के बारे में मैं अपनी स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया था। और हो सकता है कि मेरी स्ट्रेटेजी आपको काफ़ी हेल्प करे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो जब आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ बेसिक बातें हैं, आप उनका ध्यान रखें। मैं सिलेबस और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें तो यूट्यूब पे भरी पड़ी है। मैं ऐसी बातों को डिस्कस करूँगा जो अमूमन आपको कोई नहीं बताता। तो और वैसे भी मतलब यूट्यूब पर जाओगे तो आपको मालूम है कि सब बताते हैं कि ये तो बताते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या चाहिए, लेकिन फिर भी कई सालों तक मेहनत करने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। क्योंकि ये तो बता देते हैं वो कि क्या क्या चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये कोई नहीं बताता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप रेसिपी कोई बना रहे हैं तो रेसिपी में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। और वो तो आपको मालूम होंगे, दूसरों को भी मालूम होते हैं कि क्या क्या चाहिए। लेकिन एक कुकिंग स्किल्स को मास्टर करने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनका परफेक्ट रेशियो ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किसको कितना यूज़ लेना है, उनका अनुपात क्या है, किसको कितना यूज़ करना है। उसके बिना आपकी रेसिपी एवरेज बन के रह जाएगी। और वही सेम चीज़ हमारे साथ स्टूडेंट के साथ भी होती है कि आज का जितना कंपटीशन टफ़ है उस हिसाब से आप एवरेज बन के रहकर एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन तो आपको क्रैक करना है तो आपको अपने सब्जेक्ट को मास्टर भी करना पड़ेगा। और यही हमसे गलती होती है कि हमें ये तो मालूम है क्या क्या चाहिए हमें, लेकिन कितना चाहिए ये हमें मालूम नहीं है। और फिर एज अ रिज़ल्ट जो हमारा हार्डवर्क होता है वो सिलेक्शन में तब्दील नहीं हो पाता। तो उसी के बारे में मैं आज आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें आप कि कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। आप खुद में अगर बिलीव नहीं करते हैं ना, तो अपने रिलेटिव्स और सोसाइटी को ब्लेम ना करें कि वो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है तो दूसरे आप पे क्यों करेंगे? ठीक है। और जैसे राजस्थान के हालात है ना एग्ज़ाम्स के, उस हिसाब से तो कॉन्फिडेंस साथ में पॉजिटिव माइंडसेट होना मैंडेटरी है। क्योंकि ये एक लंबा प्रोसेस चलता है।
इतना इजी नहीं है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरा, क्रैक कर दिया, सिलेक्शन हो गया। क्रैक करने के बाद भी लोग सालों बैठे रहते हैं। 2013 का रिज़ल्ट का कोई 2019 में ज्वाइनिंग ले रहा है, ये हालात है। तो लंबा प्रोसेस है, आप सभी जानते हैं ये बात। और वैसे भी सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे ये वर्ड्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, काफ़ी अच्छा साउंड करते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि इनका इतना कोई रोल नहीं, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि मैं मानता हूँ कि नहीं, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। पहले मैं भी नकारता था इनका इंपॉर्टेंस, लेकिन मैंने जो अपना एग्ज़ाम दिया उसके बाद मैं बिलीव करने लगा। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है और आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, और आपके पास नॉलेज अगर कम भी है, ट्रस्ट मी, अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जो वो बंदे के पास आपसे नॉलेज ज़्यादा है लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ज़ीरो पे है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है अप्रोच है उसकी, और पैसिमिस्टिक सोचता है बंदा, तो आप उसको हरा सकते हैं। मैंने तो किया ऐसा, और ऐसा होता भी है, क्योंकि बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। नॉलेज तो उनके पास बहुत होता है लेकिन जॉब नहीं मिलती उनके पास, और उनसे कम नॉलेज वाले जॉब लेते हैं। ये रियलिटी आज की। तो जो कॉन्फिडेंस है या पॉजिटिव एटीट्यूड है, ये किस तरह हेल्प करता है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कभी अगर मैं कोई मोटिवेशन वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे भी इसने कैसे हेल्प किया। मैं अपना शेयर एक्सपीरियंस करूंगा, शेयर है जो, सॉरी, अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो सिर्फ मैं कोई थियोरेटिकल बात यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। तो यार, इसके बाद जब आप एक बार कॉन्फिडेंस और आपने अपना माइंडसेट अच्छा सा बनाकर स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद आप पहले ये देखिए कि आपका एग्ज़ाम कौन सा है और उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनका वेटेज क्या क्या है, कितना दे रखा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ये हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी लेते हैं, तो हिंदी है, इंग्लिश है, जीके है, तीनों का इक्वल वेटेज है। तो इनको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे। ठीक है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है। पहले इसको आइडेंटिफाई करना आप सबसे पहला है, ज़रूरी काम है। कुछ लोग कहेंगे कि अब ये कह सकते हैं कि सर हम तो तीनों में ही कमज़ोर हैं, तो हम क्या करें, हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं है, हम तो सब में कमज़ोर हैं, अब क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि वो तीनों में कमज़ोर हैं, तो मेरी राय रहेगी कि आप एक काम करें, सबसे पहले क्या कीजिए, तीनों सब्जेक्ट्स को लें और उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ें उनको, और उनका एक इंट्रोडक्शन लें, उनका सब्जेक्ट का भी, टॉपिक्स का भी। तो आपको थोड़ा सा मालूम पड़ेगा सब्जेक्ट कैसा है, टॉपिक्स कैसे हैं, थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ा फैमिलियर होने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोगों से मिलते थे, हाय हेलो करते हैं, वैसा करने की कोशिश कीजिए आप। जब आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद आप क्या करें, उनको कंपेयर कीजिए, तीनों सब्जेक्ट्स को कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन में मेरा मतलब यहाँ नहीं है कि आप अपने दोस्त से कंपेयर करें कि मेरे दोस्त के हिंदी में 70 है, मेरे तो 30 ही हैं, उसकी जीके में 80 है, इंग्लिश में 90 है, मेरे इतने इतने। आपको वहाँ से कंपेयर, आपको अपना कंपेयर करना है कि मैं किस सब्जेक्ट में कितना हूँ। जैसे कि, और आप क्या कीजिए, तीनों को जब आप सब्जेक्ट को देखेंगे ना और उनको पढ़ने के बाद आप कंपेयर करेंगे, तो आपको क्या है, तीन तरह की फीलिंग्स आएंगी। ठीक है, उन फीलिंग के बेस पे आप अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कीजिए। तीन फीलिंग्स कौन सी आएगी? एक फीलिंग, नंबर वन फीलिंग आएगी आपको किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, आपको ऐसा आएगा कि यार ये सब्जेक्ट है, इसको मैं कर सकता हूँ, मैनेज किया जा सकता है, ओके, इट्स नॉट दैट टफ। सेकंड फीलिंग आएगी कि यार ये सब्जेक्ट है, इसमें मैं थोड़ा कमज़ोर तो हूँ, ये थोड़ा कमज़ोर हूँ इसमें मैं, ये। और थर्ड में आपको फीलिंग आएगी कि यार ये तो बहुत ही हार्ड है। ठीक है, ये तीन फीलिंग आपको आएगी। अब तीनों को देखने के बाद, जब आपने तीनों सब्जेक्ट्स को देखा, तो देखने के बाद क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली कि आपके ब्रेन में क्या एक कंपैरिजन होगा सब्जेक्ट्स को लेके, और ये तीनों तरह की आपकी फीलिंग्स आएगी। उससे आप क्या कर पाएंगे कि आप कैटेगराइज कर पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए इजी है, कौन सा मेरे लिए मॉडरेट है, मतलब मध्यम, एवरेज, और कौन सा मेरे लिए हार्ड है। अब आप कोई कहेगा कि सर मेरे तो नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है?
तीनों ही हार्ड होंगे मेरे लिए, तो तीनों हार्ड हैं तो हार्ड हैं, क्या कर सकते हैं। तो अब जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर मैं आपको एक, मान लो मूवी हॉल में है, ठीक है, मैं आपको एक 100 ग्राम 100 ग्राम आपको पॉपकॉर्न का पैकेट देता हूँ, ठीक है, और 10 रुपये उसका प्राइस है। आप कहोगे या कोई बंदा आएगा वो बोलेगा कि यार ये तो बहुत कॉस्टली है, महंगा है। लेकिन अगर मैं उसी के पास में उससे आधा मतलब 50 ग्राम का पैकेट रखता हूँ पॉपकॉर्न का, और उसकी कीमत में 7 रुपये या 8 रुपये रख देता हूँ, तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा और आपका ब्रेन जो कंपैरिजन करेगा उसके बाद आपका ब्रेन, आप खुद कहोगे, उन दोनों को देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे ये सस्ता है। पहले आपको ये महंगा लग रहा था, लेकिन अब आपको मैंने कंपैरिजन के लिए कुछ चीज़ दे दिया तो आपका ब्रेन कहेगा ये सस्ता है। वैसे ये थोड़ी फ़नी ट्रिक है, लेकिन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, ब्रेन हमारा ऐसे ही काम करता है। तो इसी तरह जब आप सब्जेक्ट्स उठाएंगे ना, ठीक है, जब आप सब्जेक्ट्स उठाएंगे तीनों के तीनों, एक काम कीजिए, पहले आप हिंदी सब्जेक्ट को उठा लिया, मान लीजिए आपने हिंदी को उठाने के बाद क्या होगा कि पढ़ा आपने, आपको जो थर्ड फीलिंग है वो आ गई कि यार ये तो हार्ड है, मुझे तो हिंदी में ही आई थी, मुझे भी खुद को, तो आपको वो फीलिंग आ गई हार्ड है। उसके बाद क्या कीजिए आप, हिंदी के बाद आप जीके को पकड़िए। जीके को पकड़ते आपको लगेगा कि यार नहीं यार ये हार्ड है सब्जेक्ट, और जब आपका ब्रेन इससे कंपैरिजन करेगा तो आपको लगेगा कि नहीं यार हिंदी तो फिर भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हिंदी तो मैं फैमिलियर हूँ, बचपन से सुनते आए हैं, टीवी में देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, बोलते भी हैं, और ऐसे तो थोड़े बहुत तुक्के भी मार सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पढ़ा हुआ भी है थोड़ा बहुत। तो अब यहाँ से हिंदी में जो आपकी फीलिंग थी थर्ड नंबर वाली कि ये हार्ड है, वो शिफ्ट होकर 2 पे आ गई कि कमज़ोर है मेरा एरिया। उसके बाद जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, एक बार मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन का बात बोल रहा हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन लेना आपको सब्जेक्ट का। जैसे आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आपका ब्रेन फिर कंपैरिजन करेगा। ब्रेन कंपैरिजन करने के बाद अब आपको ये लगेगा, खासकर जो इंग्लिश में थोड़ा डिफ़िकल्टी फील करते हैं, जैसे अगर कोई हमारे गांव साइड से फ्रेंड है या फिर रिमोट एरिया में रहते हैं तो उनको इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा हार्ड लगता है, तो वो जैसे इसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि यार अब इसके ऊपर उनको थर्ड नंबर वाली फीलिंग आएगी कि इंग्लिश सबसे हार्ड सब्जेक्ट है। जीके की तरफ उनका थोड़ा सा जो फीलिंग है वो 2 नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा कि बोलेंगे नहीं यार जीके को तो फिर भी कर सकते हैं, कि ठीक है थोड़ी चीज़ें जानते हैं, मंदिर को जानते हैं, वेशभूषा होती है या फिर जो प्रथाएं हैं, खेती वेती की चीज़ें हैं, सब जानते हैं। और सिमिलरली ये शिफ्ट होके थर्ड से आ जाएगा हिंदी फर्स्ट पे कि नहीं यार इसको तो मैं मैनेज कर लूँगा, और जीके थोड़ा कमज़ोर है लेकिन इंग्लिश हार्ड है। इंग्लिश ने आपको दोनों चीज़ें शिफ्ट कर दी। वैसे भी आप चाहे माने ना माने, अगर आपकी एक चीज़, आपकी कहीं स्ट्रेंथ है तो आपकी कुछ वीकनेस भी है, और वीकनेस है तो स्ट्रेंथ भी होगी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपके लिए डिफ़िकल्ट है ना, तो कोई सब्जेक्ट आपको कंपेरेटिवली दूसरा आपको इजी रहेगा ही रहेगा, वहाँ कुछ चीज़ आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर कोई रिमोट एरिया में गाँव में कोई भाई बैठा है, उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डेफिनेटली उसको जीके में कुछ चीज़ें पहले से ही हेल्प करेगी, क्योंकि उसको खेती का, फसलों का सब कुछ मालूम होगा, अच्छा खासा नॉलेज होगा, देवी देवताओं का, लोकल जो देवी देवता होते हैं उनका नॉलेज होगा उसको, वेशभूषा का होगा, जो गर्ल्स हैं उस साइड, अगर गांव साइड से, तो उनको भी मालूम होगी कि अभी गीत वीतों का मालूम होगा, जो ज्वेलरी और होता है हमारा ऑर्नामेंट्स, गहने वहने, उनका मालूम होगा। तो ये चीज़ें उनको मालूम होगी। अब जो शहर में बैठा है कोई, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, तो उसको ये नहीं मालूम कि मोट की फसल कब बोते हैं, ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन जो शहर वाले को मालूम होगा, जहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, उसको अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको ये नहीं मालूम, और उसको जिसको ये मालूम उसको वो नहीं मालूम। तो नेचर क्या करती है, नेचर अपने आप में एक इक्वलाइज़र है, द ग्रेट इक्वलाइज़र, चीज़ों को बराबर ज़रूर करती है, मौका सबको देती है, वो आपको भी देगी। कुछ चीज़ें आपकी जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे सब वो सामने वाले की वीकनेस होगी, तो सबके साथ ऐसा है। तो ऐसे डोंट पैनिक कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ, मेरा चल नहीं सकता, मैं अभी भी अगर तैयारी करता हूँ, कुछ नहीं, आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नॉलेज है, वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, थोड़ा विश्वास रखें। तो उसके बाद क्या हुआ, आपने जैसे ये पढ़ा, आपने डिसाइड किया, अब इन तीनों को आपने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि एक मेरे लिए इजी है, एक मेरे लिए मॉडरेट है, और एक मेरे लिए हार्ड सब्जेक्ट है। अब आप क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए इजी सब्जेक्ट से। रीज़न, आप इजी से करेंगे, शुरुआत में आपको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपका सीटिंग टाइम नहीं बनता, बैठ नहीं सकते, थोड़ी देर बैठोगे आपके
ध्यान कहीं और चला जाता है आपका। ठीक है, आप खाना खा के भी आएंगे, लेकिन अगर बैठने किताब लेके बैठ गए तो आपको भूख लग जाएगी, प्यास लगेगी, गला सूखेगा आपको। तो आप क्या कीजिए कि पहले इजी सब्जेक्ट को पकड़िए। इजी सब्जेक्ट को पकड़ने के बाद आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आने के बाद में क्या है कि धीरे 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 इससे आपके क्या है, जो थोड़ा सीटिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको पहला पॉइंट बोला था, कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ धीरे धीरे कुछ करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेगा। और जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो हार्ड सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कीजिए आप, उनको आप स्टार्ट तो कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको लेट करेंगे तो आप बहुत लेट हो जाएगा। उनको शुरुआत से कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कीजिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली उनकी थोड़ी बढ़ाते दीजिए, उनका टाइम बढ़ाइए ताकि आप उनको भी कवर कर पाएँ। अब इसके बाद में क्या कीजिए, जब आपने सब्जेक्ट तो देख लिए आपने सारे, अब क्या कीजिए, कोई सब उनमें कुछ टॉपिक्स को भी आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश का लिया, मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ा। इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ने के बाद क्या किया आपने कि अपने दिन के अंदर क्या किए, दो टाइम स्लॉट डिसाइड किए। फॉर एग्जांपल मैंने मॉर्निंग का एक टाइम ले लिया, कोई स्लॉट 9 से 10 11 जो भी है, शाम को मैंने एक स्लॉट पकड़ लिया टाइम का। तो मैं इंग्लिश को 2 बार करूँगा। ठीक है, अब जो टॉपिक्स होंगे इंग्लिश में उनको मैं दो सब कैटेगरी में डिवाइड करूँगा कि टाइम के बेस पे, कि मैं जो भी टॉपिक्स उनमें उनको दो हिस्सों में बांट दिया कि एक वो टॉपिक्स होंगे जो थोड़ा कम टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और एक वो टाइम होंगे सब टॉपिक्स होंगे जो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो इजी वाले टॉपिक्स हैं जो कम टाइम कंज्यूम करते हैं, जल्दी कर लें, वो क्या फटाफट आप उसको तैयार कर लें, क्योंकि जो इजी मार्क्स हैं उनको तो आप बिल्कुल पहले ही ले लें, वहाँ पे आप गलती ना करें। क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आपका एक मिस होता है ना तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो वो छोड़ेंगे नहीं। अगर हार्ड क्वेश्चन आप मिस करते कोई इशू नहीं, लेकिन इजी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इजी को सबसे पहले, जो इजी नंबर मिल रहे हैं सब, तो उसको पहले आप ले लीजिए। और साथ में क्या, जो दूसरा सेकंड जो आपका टाइम स्लॉट है उसमें कुछ हार्ड टॉपिक्स ले लीजिए, क्योंकि उनको शुरुआत से इसलिए लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप उनको बाद में लेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, उनको टाइम लगता है एक लंबा चौड़ा, और वो लास्ट में होगा नहीं। और फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि, और इस बार भी होगा, इस एग्ज़ाम का जो, ये जो एग्ज़ाम है इसका नेचर ऐसा है कि इसमें जो हार्ड टॉपिक है ना उसमें से भी कई इजी क्वेश्चंस आएंगे। तो कम से कम अगर आप शुरुआत से करेंगे तो आप ये 100% कर देंगे, वरना ये भी चले जाएंगे और वो भी चले जाएंगे। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपने जैसे टेंस है, तो जो इस एग्ज़ाम का नेचर है वहाँ पे टेंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इजी है, हल्का हल्का पढ़ना है, आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो हो जाएगा ईजी। लेकिन प्रीपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी हार्ड है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो आप उसको क्या कीजिए, अपने जो इस ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला टॉपिक है उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, रिवीजन भी कई बार करना पड़ेगा क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है आदमी। तो प्रीपोजिशन पे आप खास ध्यान देना पड़ेगा, और ऐसे दूसरे टॉपिक्स को भी आपको अपने सेकंड स्लॉट में रखना पड़ेगा। अब क्या होगा, जब आप इसको स्टार्ट से लेके चलेंगे तो जब पेपर होगा तो इसमें हार्ड टॉपिक्स में से कुछ इजी क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन आया आपके पास कि कोई लाइन दे दी, लास्ट में ऑप्शन आ गया कि ये लुक दे दिया और डैश करके छोड़ दिया कि अब आपको यहाँ पे ऑप्शन बनना है, और आपके पास ऑप्शन जैसे आ गए कि अप आएगा, कि डाउन आएगा, या आफ्टर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जिस बंदे को इंग्लिश अच्छी नहीं है उसका गलत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो गया कोई बात नहीं, ठीक है, ये जस्टिफाइड है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए ऐसा क्वेश्चन आया कि आई जंप्ड और डैश करके रिवर आ गया, कि मैं नदी में कूदा, और वहाँ पे आपने इन लिख के आगे इनटू नहीं किया, तो इट्स ए क्राइम, ये आपने पाप कर दिया। इतना इजी क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, आपने वो उसको हिंदी लिटरली हिंदी से ट्रांसलेट करके इन भर के आगे, तो ये गलत हो गया। अगर आपने स्टार्ट से पकड़ा है ना प्रीपोजिशंस, ये आपका क्वेश्चन गलत ही हो ही नहीं सकता, आप इनटू ही करके आएंगे, क्योंकि वो 2-3 बार चीज़ें रिपीट होगी। तो ये जो इजी मार्क्स हैं इनको आप ना छोड़ें, ठीक है, इन्हें तो आप ले ही लें। और ये भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, अगर आ भी गया तो कोई बात नहीं, चलेगा। तो अगर मान लीजिए अगला, कई लोग मुझसे जो पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर मैं आज से प्रिपरेशन करता हूँ
तो क्या मेरा कोई चांस है, मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो अगर आप पूरी ऑनेस्टी और सिंसेरिटी से करेंगे ना तो आपका हो जाएगा, लेकिन आपको पूरा डेडिकेटेड होके काम करना पड़ेगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि आपके घर में क्या हो रहा है, बाजू वाले रूम में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, नहीं। आपको ये जो टाइम है थोड़ा, इसमें आपको पूरा फोकस्ड रहना पड़ेगा, ठीक है। जब मैंने भी अपनी लास्ट के उस टाइम में हिंदी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम में हिंदी मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था अभी, तो मैं उस वक्त एकदम ज़ीरो पे ही था लगभग। और हिंदी पढ़ते हुए मुझे मालूम हुआ था कि कितना अशुद्ध हिंदी हम बोलते हैं। तो क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था ना हिंदी के अंदर, वो ये था कि जो गलत सीखा हुआ है ना इतने सालों से, उसको मैं भूलूं कैसे। मैं एक ही मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहा था, क्योंकि वो चीज़ें रट चुकी थी, जुबान पे बैठ चुकी थी। अब बचपन से अब देखता आया हूँ कि मिष्ठान लिखा होता है दुकान पे, तो वो मिष्ठान ही लिखता था, मैं मिष्ठान कभी मार्क ही नहीं कर पाता, बैठता ही नहीं था वो। तो नई चीज़ों को लर्न करना कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है कंपेयर टू पुरानी गलत चीज़ें रटी हुई उनको भूलना, क्योंकि वो जाती नहीं इतनी इजीली। और रही बात टाइम कम होने की, तो जो मैंने प्रिपरेशन की थी, तो जो मैंने सब्जेक्ट प्रिपरेशन लेवल था ना, उसको 3 ज़ोन में डिवाइड किया था। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। 3 ज़ोन मैंने बना दिए कि एक ज़ोन था मेरा ग्रीन ज़ोन, ऑरेंज ज़ोन और रेड ज़ोन। ग्रीन ज़ोन के अंदर क्या किया कि जैसे संधि है, तो जो नॉर्मल चीज़ें एकदम बेसिक चीज़ें हैं वो ग्रीन ज़ोन में मैंने संधि कर ली, प्लस आ स्वर संधि पढ़ ली, ये ग्रीन ज़ोन में हो गई, मुझे आइडिया हो गया लगभग। ऑरेंज में जैसे कि अब व्यंजन संधि थी और विसर्ग संधि थी, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि मैंने वो की ही नहीं, छोड़ दी थी। उनको मैंने अपना और ऑरेंज जोन माना। मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बिगिनर था और मैं कंफ्यूज हो रहा था और चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी इसमें, तो मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा बाकी थोड़ा देखेंगे, लॉजिक लगा देंगे कुछ। और तीसरा चीज़ होता है कि जैसे कई बड़े बड़े अपवाद होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देते हैं, ये वो होते हैं, और भी चीज़ें डीपली होते हैं, वहाँ हम रेड जोन में चले जाते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम ग्रीन से सीधा रेड में घुस जाते हैं। मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ। हम थोड़े लोग इमोशनल होते हैं, तो थोड़े भावनाओं में बह जाते हैं। तो जैसे कि मैंने एक वो मैं पापू जी का पढ़ रहा था, तो जैसे पापू जी का पढ़ते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पापू जी की बेसिक चीज़ें, उनका नाम, उनकी वाइफ का नाम, और तो घोड़ी का नाम, और 2-3 बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अब मैंने जब पढ़ने लगा, तो अभी जब पिछले साल, तो मैंने तो उनका कोई पूरा ग्रंथ ही पढ़ लिया कि हाँ भाई, जब पापू जी वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो जिंद्राव नीचे आया और उसने अपनी पत्नी को, जो पापू जी की बहन भी थी, उसको बोला कि मैंने तेरा खानदान नष्ट कर दिया पूरा। तो वो उस वक्त बिलोना कर रही थी और सुबह का 10-1 बजे के आसपास का समथिंग टाइम था। तो उसने प्रण ले लिया कि मैं आप आपके महल में तभी आऊँगी जब मैं आपके खून से ना बिलोना करूँगी। और बाद में पापू जी के जो बेटे होते हैं रूपनाथ जी, वो आते हैं 10-12 साल की उम्र में, और वो पापू जी का वध करते हैं, उनको सर देते हैं अपनी भुआसा को। तो उनकी जो भुआसा होती है, वो खून से उनका विलोन करती है। तो उसके बाद से ये प्रथा चली आ रही है गाँवों में हर जगह कि 10 बजे को और समथिंग इस टाइम के बाद से कोई भी और महिला बिलोन और नहीं करती, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा करने से पति की उम्र घटती है। तो तो कहने का मतलब यही है कि आप अभी सिर्फ ग्रीन जोन में ही रहें, रेड जोन में ना जाएं। ये चीज़ें नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी है, कर रहे हैं, लेकिन आप एक बार ये एग्ज़ाम क्रैक कर लें, उसके बाद आप चाहे तो ये चीज़ें आप बाद में भी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। तो अभी आपको सिलेक्शन चाहिए, तो अभी आप अपने ज़ोन के हिसाब से ही आप वहीं पे अपने आप को लिमिट करके रखें। और चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, जीके के लिए, मैं एक अलग से स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट को कैसे करना है थोड़ा अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और तो आप अपने जोन में रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मिसगाइड बिल्कुल ना हो, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स और मैं व्यू के चक्कर में, नोट्स के नाम बेचने के नाम पे, कमाने के चक्कर में मिसगाइड कर देते हैं। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। और जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो क्योंकि मैंने भी एक थोड़ा कमी फ़ील की थी उस टाइम कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि वो कमी मेरे लिए एक्चुअली वरदान साबित हुई, क्योंकि एटलीस्ट किसी ने मुझे मिसगाइड तो नहीं किया, क्योंकि आजकल ये बड़ा क्रूशियल फैक्टर हो गया है। तो और
इस चीज़ का मेरी सिलेक्शन में तो काफ़ी क्रूशल रहा था। तो आप थोड़ा ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप ट्रैक से भटक ना जाएं, अपने ट्रैक पे रहें। और जिन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि इतने कम टाइम में भी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, तो वो मुझे याद कर लें एक बार। 42% ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेस के साथ, प्लस प्राइवेट जॉब की थी, प्लस फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, पहली बार मैंने भरा था, और वही लास्ट का 2-3 मंथ का टाइम था मेरे पास, प्लस जनरल कैटेगरी का था, प्लस कोई कोचिंग वोचिंग नहीं थी, कोई ट्यूशन नहीं। इसके बावजूद भी ऐसा तो लगा एक बार कि डेफिनेटली ऑड्स ऑन फेवरेट नहीं हूँ मैं। मेरे चीज़ें ख़िलाफ़ थी, लेकिन इसलिए मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैंने फॉर्म भी फिल किया है। लेकिन रिज़ल्ट क्या रहा, 91% मेरिट से मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगली बार अगर आप मुझे कोई एक्सक्यूज़ देते ना कि सर मैं सिलेक्शन मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो मेक श्योर कि मेरी जो सिचुएशन थी आपकी सिचुएशन उससे ज़्यादा ख़राब हो, वरना मैं आपका ये एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और जाने से पहले लास्ट चीज़ कि अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहे हैं तो आप अपना सपोर्ट दें। और मैं अपने कुछ हाई कोर्ट स्टाफ वाले फ्रेंड्स को भी लाना चाहता हूँ ताकि वो भी आपको थोड़ा गाइड कर सकें। पर अभी कोर्ट काफ़ी बिजी चल रहे हैं, काफ़ी वैकेंसी और की भी तैयारियाँ चल रही है, ग्रुप डी है, ड्राइवर है, स्टेनो है, एलडीसी एट्सेट्रा। तो अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, अपने दोस्तों को भी जोड़ें और आपकी व्हाट्सएप, एफबी, इंस्टा ग्रुप में भी शेयर करें। और जो नए हैं बंदे जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके वीडियो ज़रूर चेक करें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो। और जाते जाते रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। बाय, बेस्ट ऑफ लक।